हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? जो हमारा गुप्त काल कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज हम क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। मैं आपको पहले से थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे हमने क्या मौर्य काल में क्या पढ़ा था? मौर्य काल में हमारा क्या था? केंद्रीकरण की स्थिति थी। क्या थी? केंद्रीकरण की स्थिति थी, है ना। जिसमें क्या था कि केंद्र से शासन होता था, मतलब एक पूरे भारत पर क्या था? पूरे भारत पर अशोक का शासन था, है ना। अशोक महान का, बिंदुसार का, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था ना। उसके बाद क्या आया था? मौर्योत्तर काल आया, है ना। मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि शक्ति का क्या हो गया था? विकेंद्रीकरण हो गया था। क्या हो गया था? विकेंद्रीकरण हो गया था। शक्ति अनेक अन्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गई थी, जिसमें हमने क्या देशी शासक और विदेशी शासकों को पढ़ा था। जिसमें हमने कुषाण देखा था, शकों को देखा था, कणों को देखा था, पहलव को देखा था, सातवाहन वंश को देखा था। ये सब हमने क्या देशी और विदेशी दो पार्ट में डिवाइड करके हमने क्या पढ़ा था? ये क्या हो गया था? मौर्योत्तर काल में क्या विकेंद्रीकरण की स्थिति आ गई थी। फिर हमारा क्या आया था? गुप्त काल, है ना। गुप्त काल में फिर से क्या केंद्रीकरण की स्थिति आ गई थी। क्या आ गई थी? भारत में केंद्रीकरण की स्थिति आ गई थी, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना। सभी पर शासन कौन का एक ही केंद्र से होता था, है ना। इसमें कौन? हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा था ना। समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। उसके बाद हमने स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में फिर से क्या आ गई? विकेंद्रीकरण की स्थिति आ गई। मतलब जो जो राज्य है अन्य छोटे छोटे राज्यों में, अन्य छोटे छोटे वंशों में बढ़ गया, है ना। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मौर्य वंश है उसमें क्या था? केंद्रीकरण की स्थिति आई थी भारत में। और मौर्योत्तर काल में क्या थी? विकेंद्रीकरण। और गुप्त काल में फिर से केंद्रीकरण की स्थिति हो गई थी। और अगर फिर हम मौर्योत्तर की बात करें तो फिर से क्या विकेंद्रीकरण की स्थिति आ गई थी। मतलब अन्य छोटे छोटे राज्यों में अन्य वंश अन्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए थे, है ना। तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। जो वंश है उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से वंश छोटे छोटे राज्यों में बढ़ते थे। जैसे क्या बल्लभी के मेत्रक वंश। बल्लभी पे क्या हो गया था? मेत्रक वंश का शासन हो गया था। क्या हो गया था? बल्लभी पे मेत्रक वंश। और पंजाब पर क्या हूणों का शासन हो गया था। क्या हो गया था? पंजाब पर हूणों का शासन था, जो कि मध्य एशिया से आई थी, है ना। और मालवा पे क्या हो गया था? यशोवर्मन का शासन, है ना। इसके बाद बंगाल पे गोंड वंश का शासन। और कन्नौज पे क्या हो गया था? मोखरी वंश। कन्नौज पे कौन था? मोखरी वंश। सबसे पहले हम देखेंगे बल्लभी के मेत्रक वंश, है ना। ये हम एमपी में भी पढ़ते हैं और ये मतलब इंडिया में भी पढ़ते हैं ना। एमपी में इसका कुछ ज्यादा विस्तार नहीं है, पर फिर भी हम बल्लभी के मेत्रक को पढ़ते हैं। और एमपी में इंडिया में तो इसको हम ज्यादा ही पढ़ेंगे, है ना। क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बल्लभी के मेत्रक, जिसमें संस्थापक कौन है? भट्टार्क। कौन है संस्थापक? भट्टार्क। इनके समय कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो घटित हुई। हमें सिर्फ संस्थापक देखना है और अंतिम देखना है, और जो विशेष घटना घटित हुई है वो चीजें देखना है। सबसे पहले संस्थापक कौन थे? भट्टार्क किसके संस्थापक थे। उसके बाद कौन आए थे? धुरसेन। हम ये जो शासक है वो भी देख लेते किसके बाद कौन आया, है ना। धुरसेन है। उसके बाद कौन? धुरसेन के बाद द्रोण सिंह आए। और उसके बाद ध्रुवसेन आए। कौन? चार हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। भट्टार्क है, उसके बाद धूरसेन है, उसके बाद द्रोणसेन है, और उसके बाद ध्रुवसेन, है ना। जो मेत्रक वंश है, मेत्रक वंश क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। जो ज्यादातर शासक है इनके मेत्रक वंश के क्या थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। और जो बल्लभी था, बल्लभी विशेषकर क्या था? शिक्षा का केंद्र था। क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसमें क्या नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ये प्रमुख था, है ना। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार में है। और चीनी यात्री इसिंग, है ना, ये पूछ सकते हैं, ये फैक्चुअल चीज है कि इसिंग किसके दरबार में आए थे और किस वंश के शासन में आए थे? तो मेत्रक वंश में कौन आए थे? बल्लभी के मेत्रक वंश में कौन आए थे? इसिंग, जो कि चीनी यात्री थे, है ना। जो कि कब आए थे? 7वीं शताब्दी में। मतलब हम मान सकते हैं कि जो बल्लभी के मेत्रक वंश का शासन था वो 7वीं शताब्दी में था, है ना। और बल्लभी क्या था? व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था, है ना। बल्लभी क्या उस समय बहुत श्रमबद्ध राज्य था, है ना। तो वो क्या शिक्षा का केंद्र भी था और व्यापार और वाणिज्य का भी प्रमुख केंद्र था, है ना। अब हम देखेंगे पंजाब में क्या थे? हूण वंश का आगमन हुआ था। हूण वंश था ना पंजाब में। क्या था? हूण वंश था ना। हूण कहाँ से आए थे? हूण मध्य एशिया की क्या थी? खाना
बदोश जनजाति थी। क्या थी? मध्य एशिया की क्या थी? खाना बदोश जनजाति थी, जो कि सर्वाधिक बर्बर जनजाति, मतलब बहुत तहस नहस करने वाली जनजाति थी। कौन? हूण, है ना। और इनके संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तोरमार थे। और अगर प्रमुख शासन की बात करें तो मिहिर कुल थे। कौन थे? प्रमुख शासन तोरमार, वो संस्थापक तोरमार, और प्रमुख शासन कौन थे? मिहिर कुल, है ना। इन्होंने क्या भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो भारत पर 5वीं शताब्दी में भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 455 एडी में स्कंदगुप्त के समय किया था, है ना। ये हमने गुप्त काल में, इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो हूणों का आक्रमण तोरमार के नेतृत्व में किसके शासन में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, 455 एडी में हुआ था। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तोरमार का आक्रमण किसके समय हुआ था और किस वंश के काल में हुआ था? तो किस शासन के समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। और पहला आक्रमण हुआ था और किसके? गुप्त वंश से संबंधित, है ना। और इनकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? तो सियालकोट को बनाई थी। क्या बनाई थी? सियालकोट को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और जो हूण थे वो क्या थे? शिव के भक्त थे। और विशेषकर क्या? मिहिर कुल, है ना। मिहिर कुल किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। तो इन्होंने क्या? श्रीनगर में क्या? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? शिव मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया था? श्रीनगर में, है ना। और अंत में मालवा के यशोवर्मन द्वारा मालवा के यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल को पराजित किया था। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से, है ना। ये चीजें हमने कहाँ देख ली? जो एमपी की हिस्ट्री में हमने क्या देख लिया? जो ओलिकर वंश है ना, ओलिकर वंश के प्रमुख शासन कौन थे? यशोवर्मन, जिसके द्वारा किसको? मिहिर कुल को पराजित किया था। इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। क्या है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और इसकी जानकारी एक और अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है ग्वालियर अभिलेख, है ना। तो ये हमने एमपी की हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लिया है ना। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिहिर कुल को यशोवर्मन द्वारा पराजित किया, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है ना। अब हम देखेंगे मालवा में यशोवर्मन, है ना। तो मालवा में यशोवर्मन का उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासकों के रूप में उनको गिना जाता है ना। और इन्होंने क्या? हूणों को पराजित किया था। बस ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद हम बंगाल में कौन थे? गोंड थे, है ना। बंगाल में किसका शासन था? गोंड वंश का शासन था, है ना। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो शशांक यशस्वी शासक था। और इनकी अगर राजधानी की बात करें तो कर्ण सुवर्ण था। कौन थी? कर्ण सुवर्ण इनकी राजधानी थी। और इसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शासन याद रखने आपको, एक कौन है? शशांक, है ना। और ये इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने क्या? पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या? मोखरी वंश पर क्या? आक्रमण किया था। मोखरी वंश के किस पे किया था? ग्रहवर्मा पे। किस पे किया था? ग्रहवर्मा को पराजित किया था। मोखरी वंश के प्रमुख शासक ग्रहवर्मा को किसने पराजित किया था? तो शशांक द्वारा ग्रहवर्मा को पराजित किया था, है ना। और कन्नौज पे कौन थे? मोखरी वंश, है ना। जैसे अभी हमने देखा कि जो गोंड वंश के शशांक है, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, क्योंकि कन्नौज उस समय बहुत प्रसिद्ध राज्य था, इसलिए पश्चिम राज्य में विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या? मोखरी वंश, जो कि कन्नौज में इनका शासन था, ग्रहवर्मा को क्या किया था? पराजित किया था ना। और कन्नौज के मोखरी वंश का जो कन्नौज है, विशेषकर क्या? राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। क्या था? राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो हम देखते हैं कन्नौज का, है ना।